नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मार्गदर्शक के प्लेटफॉर्म पर मैं एक आपको नए व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहा हूँ। मित्रों, आज एक बड़ी समस्या से भारत गुजर रही है। समस्या कोई हमला का नहीं है, समस्या अस्तित्व का है, हमारी पहचान का है। आपको पता है कि ट्रंप आजकल उनको रात में इल्म होता है कि कल भारत पे 50% टैरिफ लगा देना है। हो सकता है उनके ठीक 2 घंटे बाद उनको इल्म हो कि 25% और बढ़ा देना है, 75 कर देना है। हमें तो इससे क्या हो रहा है कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जा रही है, शेयर बाजार नीचे जा रहे हैं। कैसे बचे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने लाल किले के भाषण से इस संदेश देने की कोशिश किया था कि लोकल फॉर वोकल। आप अपनी चीज़ों को तरजीह दीजिए। अपनी चीज़ें अपने लोगों के बीच कैसे आएगी, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए ललित त्यागी हैं। ललित जी, आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ललित जी, आप ये देखिए कि जो समस्याएं मोदी जी ने बता रहे हैं ट्रंप के द्वारा जो पैदा हुआ है, क्या उससे बच पाना संभव है वर्तमान समय में भारत में? बिल्कुल संभव है, और ये हमारे लिए परीक्षा की और आत्ममंथन की घड़ी है कि हमारे जो लोकल उत्पाद हैं हम उनको तरजीह दें, और वास्तव में भी बढ़िया है। और जो हमारे लोकल आर्टिजन हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है, हमारे पास मौका है। हम लोग कहते हैं कि जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और गांवों से पलायन शहरों की तरफ हो रहा है, और नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, औद्योगिकरण के लिए। तो हमने ये कहा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर, जो हमारा ग्रामीण ढांचा है उसको एक बार स्ट्रक्चर किया जाए। तो हमने उसमें ये प्लान कहा कि हर गांव के बाहर एक रिंग रोड हो और गांव से गांव जुड़े। वो जो छोटे किसान हैं उनकी जमीन गांव के नजदीक हो, बड़े किसानों की गांव से दूर हो। तो जो बाहर का आदमी गांव में रहने आएगा और गांव को रहने लायक बनाएंगे, तो जो गांव के हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, दस्तकार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में बूस्ट आएगा, क्योंकि अभी हम बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर हैं। और शहरीकरण में देखते हैं पैकेट फूड आ रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे भी नहीं हैं, और उनसे हमारा पैसा बाहर जा रहा है, और एक बहुत बड़ी समस्या पोल्यूशन की उससे बढ़ रही है। अगर हम गाँवों को मजबूत करेंगे और गाँवों को रहने लायक बनाएंगे तो गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए हमने एक विचार और भी दिया है कि ब्लॉक स्तर पर हमारी ऐसी कॉलोनी डेवलप की जाए कि जहां हमारे कम से कम सरकारी कर्मचारी वहां रहें, एक सोसाइटी डेवलप हो वहां पर, और वो जो अपनी आमदनी को खर्च करेंगे तो गांव के जो उत्पाद हैं हमारे, उनकी बिक्री होगी और हमारा पैसा गांव में रुकेगा। एक कहावत है, मतलब कि जो सड़कें गांव से शहर की ओर जाती है वही सड़कें शहर से गांव की ओर आती है। तो मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि क्या आपके पास इसके लिए कोई रोड मैप प्लान है, या आप सिर्फ उससे पहले मेरा सवाल ये है कि कृषि को कहा जाता है कि वो व्यापार का धंधा है, उससे पेट पलेगा, वस्त्र आएंगे, विकास नहीं होगा। आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में पड़े रहेंगे, इन किन प्रकार जिंदा रह सकते हैं। तो क्या आपकी व्यवस्था में आदिम युग पर आदमी जीने को विवश होगा, या उसके जीवन में वैसी तरक्की दिखेगी जैसे तरक्की अभी मतलब हम दूसरे देशों से निर्यात करके मतलब होता है जीवन में व्यक्ति का? जो आप देख रहे हैं, जो हमारी व्यवस्था है उसमें इससे ज्यादा विकास होगा। अच्छा। और क्वालिटी चीजें मिलेंगी। जैसे अगर आप देखोगे गाँवों से शहर की दूरी जो बढ़ रही है, रास्ते गाँव से शहर की तरफ आ रहे हैं लेकिन शहर से गाँव की तरफ जा नहीं रहे। जो बंदा एक बार गांव से शहर आ जाता है वो फिर लौट के गांव नहीं जाता। हमारे पहाड़ पूरे खाली हो गए हैं। जो परिवार, जो व्यक्ति पहाड़ से एक बार नीचे उतर जाता है फिर वो पहाड़ पर नहीं जाता। जो मध्य प्रदेश, झारखंड, बुंदेलखंड से लोग शहर में आ जाते हैं वो लौट के नहीं जाते। उसका सबसे बड़ा कारण रोजगार है और व्यवस्थाएं हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि शिक्षा पाने के लिए व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और बड़े शहरों में जाता है। अगर आप यहाँ देखते हैं कि दिल्ली में हमारे इतने यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, एक बच्चा गांव से आता है और एक 50 गज का स्कूल जो प्लॉट का मालिक है, जिसका घर है, वो कई लाख रुपए कमाता है। गांव में आप देखोगे जिनके पास 1-1 एकड़ के घर हैं, 1000 गज के घर हैं, 2000 गज के घर हैं, वो उतना पैसा नहीं कमा पाते
क्योंकि वहाँ किराए पे देने के लिए नहीं है। ऐसा क्यों है कि हमने सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज शहरों में खोल दी, जबकि ब्लॉक स्तर पर हमारा एक डिग्री कॉलेज हो, अच्छी पढ़ाई हो, तो बच्चे वहीं रहेंगे, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हर ब्लॉक स्तर पर एक स्टेडियम हो, तो वहाँ से हमारे बच्चे कुछ खेल में निकलेंगे। हर ब्लॉक स्तर पर एक अच्छा अस्पताल हो, तो वहाँ चिकित्सा सुविधा अच्छी मिलेंगी। हम शहर में इसलिए आते हैं कि वहाँ हमें सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, रोजगार है। तो इसका हमें विकेंद्रीकरण करना होगा। उससे क्या होगा, हमें क्वालिटी चीजें मिलेंगी। जैसे हमने हाईवे बन रहे हैं, अब हाईवे के किनारे हम इंडस्ट्री लगाएं, उसके पीछे खेती होगी, तो जो खेती से कच्चा माल आएगा वो फैक्ट्री में प्रोसेस होगा, तो जो ट्रांसपोर्ट है वो कम हो जाएगा। हमारी जो ये निर्भरता है डीजल पेट्रोल, ये कुछ हमारी घटेगी। और दूसरी बात, हम जो हमारे ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं, गोबर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम छोटी छोटी बायोगैस बनाएंगे, उनसे हम ईंधन की पूर्ति करेंगे, तो हमारी ऊर्जा की निर्भरता विदेशों पर कम होगी। ग्लोबलाइजेशन अपने आप में एक पूर्ण शब्द माना जाता है। 1991 में भारत में आता है, उसके पहले विश्व में फैल चुका है। पूरे ग्लोबलाइजेशन के भी कॉन्सेप्ट तो यही है कि पूरे विश्व को एक गांव के रूप में देखें हम। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब जहां से हमारी यात्रा शुरू करके आज हम पहुंचे हैं, क्या उसको छोड़ करके फिर हमें उसी वापस जगह पे जानी चाहिए? नहीं, इसमें आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन में अगर हम ज्ञान हमें मिल रहा है कहीं से, चाहे यूरोप से मिले, अमेरिका से मिले, हमें लेना है। लेकिन अगर आप भारत का अध्ययन करेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से त्रिपुरा तक, भारत विविधताओं का देश है। जो नियम कायदे कानून कश्मीर में लागू होंगे, वहाँ की जलवायु में, वहाँ मिट्टी में, वहाँ फसलों में, वो आपके साउथ में नहीं होंगे। जो हमारा पश्चिमी बेल्ट में गन्ना ज्यादा होता है, बुंदेलखंड में दाल होती है। तो इस तरह हमें लोकल जो चीजें हैं उनको तरजीह देनी होगी। और ग्लोबलाइजेशन के मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा यूरोप में ठंड है और वहाँ लोग फ्रिज में खाना नहीं रखते, पैक खाना खाते हैं, हमारे यहाँ गर्म देश है तो हमें ताज़ा खाना खाना है। तो हमें नकल नहीं करनी है, अपनी अकल भी लगानी है। और जो लोकल चीजें हैं उनको तरजीह देंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा, व्यक्ति बीमार भी कम होगा और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम रहेंगी, सड़कों पर यातायात भी कम होगा। क्या वजह रही? पहाड़ खाली हो गए, गांव खाली हो गए। बिहार में तो अभी मेरे के यहाँ, मैं चूंकि बिहार का रहने वाला हूँ और हमारे के यहाँ के एक उभरते हुए नेता पीके हैं, वैसे उनको अब वो परिचय के मोहताज नहीं है। वो कहते हैं कि पलायन, बिहार का पलायन सबसे ज़्यादा हुआ। जो लोग चल दिए वो वापस नहीं आ रहे, और गांव में सिर्फ बुजुर्ग बच्चे हैं या बच्चे बचे हैं, और युवा तो गायब हो गए हैं। आखिर क्या मतलब सरकार का एक क्या प्लान रहा कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं और सरकार आज भी गांवों को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा नहीं है? तो क्या आपके पास इसके लिए कोई सुझाव है या दिमाग में कोई प्लान है? मेरा इसमें यह है कि जब तक आम जन इस देश की राजनीति से नहीं जुड़ेगा, आप देखो आज से 50 राजनीति से जुड़ने, बिल्कुल, मतलब जो अभी दलगत आपकी पार्टियां हैं उससे कह रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, आवाम की उसमें हिस्सेदारी हो। हम लोगों से कहते हैं कि आप महीने में 29 दिन अपना काम कीजिए, एक दिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश की राजनीति में दखल के लिए भाग लीजिए। अगर आप देखोगे तो हमारे गांवों से पलायन क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण है सुविधाएं। बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए स्कूल वहां नहीं है, तो स्कूल ले जाता है, फिर नौकरी चाहिए तो वह वहां नहीं है। मैक्सिमम पलायन चाहे बिहार से हो, चाहे पूर्वी यूपी से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, उसका एक बहुत बड़ा कारण है रोजगार और सुविधाएं। अब आप देखोगे कि आपके एनसीआर में दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सारी इंडस्ट्री आपने यहाँ लगा दी। जबकि आप देखो सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए आप कहीं भी लगा सकते हैं, पहाड़ पर खोल लीजिए, ऑनलाइन काम चलता है। बिहार के गाँव में खोल लीजिए, ऑनलाइन काम चलता है, आपको सस्ता लेबर मिलेगा और वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर मान लो किसी कंपनी में 1000 आदमी काम करता है। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो फिजिकल वर्क हो, जैसे फिजिकल खेती को छोड़ करके आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री जहाँ लगाना है वहाँ लगाइए, लेकिन जो माइंड बेसिक्स काम है, जो बुद्धिजीवियों का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, या मतलब जो भी उस ढंग से, जैसे बेंगलोर, सिलिकॉन सिटी जो होते हैं, सिलिकॉन वैली सिटी,
क्या आप चाहते हैं कि गांव में उसको ले जाया बिल्कुल। जाए? अब देखो, आपको ये समझना है कि गुड़गांव में मारुति कंपनी है हमारे से, जी जी। तो जो उसके पार्ट्स बनाते हैं वो उसके आसपास ही कंपनी लगेंगी। गाजियाबाद में श्रीराम पिस्टन कंपनी है, तो जो उसके पार्ट्स बनते हैं दूसरे वो वहीं लगेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको कच्चे माल की तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैन पावर काम करती है। तो उन्हें हम पहाड़ों पर ले जाएं, जो सॉफ्टवेयर बिकेगा, जिन लोगों को सैलरी मिलेगी तो वो वहीं पर खर्च करेंगे। तो जो लोकल आपका खाना है, सब्जी है, फल है, दूध है, लोकल दस्तकार हैं, दर्जी हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। जब उन्हें रोजगार मिलेगा तो वो पहाड़ भी नहीं छोड़ेंगे, वो बिहार भी नहीं छोड़ेंगे। आप देखो कि बिहार का एक आदमी इतना मेहनती है, पूरे देश में काम करता है, तो क्या वो अपने गांव में काम नहीं करेगा? जब उसको रोजगार मिलेगा तो पलायन भी कम होगा और हमारे बुजुर्ग, हमारी संस्कृति ये भी बचेगी। मैं आपके पोर्टफोलियो को खंगाल रहा था तो मैंने ये पाया कि आप 25 तरह के अलग अलग संस्था संगठन चलाते हैं जिससे किसानों को रोजगार दे रहे हैं, गांव का पलायन रोक रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक आध उदाहरण आप मुझे दर्शकों के साथ शेयर करें ताकि वो ये समझें कि नहीं, वास्तव में पलायन रुक सकता है। बिल्कुल रुक सकता है। हमारे आपको देखने हो, हापुड़ के पास एक गांव पड़ता है रामपुरा, वहाँ एक महिला चलाती है हमारे यूनिट को, और हमने हर गांव में एक ग्राम विकास समिति और एक ग्राम विकास केंद्र। ग्राम विकास समिति में 10 से 20 लोग वो समझदार लोग हैं कि जो समझते हैं कि हमारे गांव में कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारा पैसा बाहर चला जाता है। किस किस चीज़ में? हमें बेसन खरीदना है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक चक्की लगाइए, चने की दाल से बेसन पीसिए, सरसों का तेल, मसाले, दलिया, आटा, दालें, ये छोटी छोटी यूनिट हम लगवा रहे हैं और सरकार से इसमें सहयोग ले रहे हैं, बैंक से भी, विभाग से भी। अगर ये यूनिट लगेंगे वहां पर तो लोगों को रोजगार मिलेगा और सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें खाने के अच्छे उत्पाद मिलेंगे। हम ये कहते हैं कि आप महीने में एक दिन माइंड योर फूड, जो खाना आप खा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। अभी आप गए कुछ भी खा लिया, वो कितना आपकी सेहत को प्रभावित कर रहा है इसका आपको आकलन नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप सरसों का तेल बाजार से खरीदते हैं, वो कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध है इसका आपको पता नहीं, लेकिन जो हमारी यूनिट है वहां आप आइए, देखिए, अपने सामने सरसों से तेल निकलवाइए और बिल्कुल फ्रेश शुद्ध ले जाइए। ये आपको रोज तो खरीदना नहीं है, महीने में एक दिन। ऐसे ही आपके मसाले हैं, ऐसे ही आपका बेस है। अभी हमारा जिला स्तर पे जो अधिकारी हैं उनके वहाँ हमारा आटा जाता है, दलिया जाता है, मसाले जाते हैं, तो वो लोग बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसी चीज खाने को नहीं मिली। कई परिवारों ने कहा कि आपने हमें खाने की ये लत लगा दी, और हम कई बार ये कहते हैं कि आप हमें 8 दिन पहले ऑर्डर दीजिए तो हम आपका माल तैयार करेंगे, तो ताजा खिलाएंगे। तो फूड फार्मर का जो कंसेप्ट है कि आपका एक किसान होना चाहिए जो खाना बना रहा है, उसी को हमें लेना है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको एक फील आता है कि मेरा खाना उस किसान से आया है, तो जो मैंने पैसा खर्च किया वो उस किसान के परिवार को जाएगा, तो एक आपको आत्म संतुष्टि मिलती है। ये आपने कहा, ये काफी मतलब प्रेरणादायक बातें हैं, इससे बहुत सारे किसान प्रेरणा लेंगे कि वो कैसे हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर आप आंकड़ों में जो फंसा हुआ है 2 लाख करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, फिर ये जो रुपये से यात्रा करोड़ तक, तो मुझे लगता है कि आपका जो नियम है वैसे तो नहीं चल पाएगा। फिर एक व्यक्ति जो हम लोग मतलब सबसे बड़े इकोनॉमिक होने का वर्ल्ड में दावा कर रहे हैं, वो तो सब धराशायी हो जाएगा। नहीं नहीं, ये हमारी सोच गलत है। अगर आप कहते हो कि हमारा देश की इकोनॉमी 4थे स्तर पर है और देश में मान लो हमारे 20 करोड़ परिवार हैं, और अगर मान लो उसमें 1 लाख परिवारों की आमदनी बहुत ज्यादा है और बाकी लोगों की बहुत कम है, तो टोटल देश की आमदनी तो बढ़ रही है, लेकिन देश के अंदर जो पूंजीवाद बढ़ रहा है, जो देश के अंदर डिस्पैरिटी आ रही है, असमानता आ रही है, कुछ लोग 10,000 रुपये काम कर रहे हैं, कुछ लोग 1 करोड़ तनख्वाह मिलती है, बड़े बड़े उद्यम खड़े हो गए, छोटे दुकानदार बंद हो रहे हैं। तो आपको आदमी के साथ जाना पड़ेगा, परिवार के साथ जाना पड़ेगा। एक परिवार को कितनी आमदनी है और एक परिवार को कितनी आमदनी है। देश लोगों से बनता है, परिवारों से बनता है। हर घर में चूल्हा जले, हर घर में खाना मिले, फल मिले, सब्जी मिले, पनीर भी उसको मिले। एक आदमी खाना वेस्ट कर रहा है, एक को मिल नहीं रहा। तो जब देश की इकोनॉमी की बात करते हो, इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन देश के अंदर इकोनॉमी का जो डिस्पैरिटी है, असमानता है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। अगर 140 करोड़ लोग हैं तो सभी को अच्छा खाना मिलना चाहिए।
ये हमारी कोशिश है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। चंद उद्योगपतियों के बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो आंकड़ों में फंस के रह गई है। निकला कैसे जाए? बिल्कुल निकला जाएगा, जब इस देश के हर कॉमन मैन को जागना पड़ेगा और सरकार के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि आप डिपार्टमेंट के साथ बैठो, क्या योजनाएं हैं, हमारे लिए क्या बनाई हैं, ये हमारे लिए फिजिबल हैं भी या नहीं है। महीने में केवल एक बार आप जाओ, किसी दफ्तर में जाओ कि हमारे लिए क्या योजनाएं हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दस्तकारों के लिए, छोटे उद्यमों के लिए। ये जो ऑनलाइन का आजकल बाजार चल रहा है, इसने बहुत सारे हमारे दुकानदार बंद कर दिए। देखिए, जो भारत की जो एक डेमोग्राफी है, ये गांव का देश है। यहाँ किसान, मजदूर, दस्तकार और छोटा व्यापारी, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और ये देश की पूरी इकोनॉमी चलाता है। लेकिन जब से हमारी ये ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट ऐसी ऐसी कंपनी आई हैं, तो इन्होंने कितनी दुकानें बंद कर दी। छोटे दुकानदार, उनका किसी ने कोई हिसाब नहीं होगा। कितने परिवारों के चूल्हे सस्ता रहे हैं, उनका कोई हिसाब नहीं होगा। वो 10-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए गाँव के युवा। 10,000 में शहर में कैसे काम चलाएंगे? अगर वो 10,000 से गाँव में मिलता तो कम से कम उसका अपना घर है, अपना खाना है, अपना पशु है, अपने बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी भी देखभाल करेगा। तो हमें जब सोचना है तो थोड़ा उसमें अंदर घुस के सोचना पड़ेगा। कहीं आप बुद्धि के साथ करुणा को तो नहीं जोड़ रहे हैं? जरूर जोड़ना पड़ेगा। आदमी एक संवेदनशील प्राणी है, उसको दिल और दिमाग दोनों को साथ रखना पड़ेगा। अगर हम केवल दिमाग से चलेंगे तो हमारी संवेदना नहीं है, तो हम ह्यूमन बीइंग नहीं है। मैं एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने कहा कि आप देखो कि महीने में एक बार कि मैं खाना क्या खा रहा हूँ, उसके लिए आपने प्रॉपर वर्ड यूज किया, माइंड योर फूड। माइंड योर फूड। तो माइंड योर फूड में आजकल के जो बच्चे हैं वो तो घर का खाना खाने नहीं चाहते हैं, वो चिप्स चाहिए, कोको कोला चाहिए, और मतलब इस ढंग से है क्या, मतलब वो धीरे धीरे बीमार करने की योजना है सरकार को, या इसका कोई एक चैन है कि दवा मेरी, फूड मेरा, हॉस्पिटल मेरा, उसके बाद जब मरोगे तो कपड़ा भी मेरा, ये क्या कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस है उसका? बिल्कुल हो सकता है। और देखो, जहाँ तक बच्चों की बात कहते हो, बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बर्गर उतना नहीं जानते, हमने उनको जनाया। और अगर विज्ञापन जना रहा है तो हमें ध्यान देना है। और आप ये देखो कि जंक फूड खाकर आप बीमार होते हो, अस्पताल किसके हैं? दवाई कंपनी किसकी है? कितने अस्पताल रोज नए खुल रहे हैं। तो हम अस्पताल नहीं, उसको होटल कहिए, होटल नुमा अस्पताल कहिए। जो भी हैं, हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है, ये हर कॉमन मैन को जागना पड़ेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। और रही बात इस बात की जो आप कहते हो कि बच्चे नहीं खा रहे, बच्चों को प्यार से समझाइए, अच्छा खाना खिलाइए, घर के हाथ का बना हुआ। जब स्वाद पकड़ लेंगे तो वो चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक की तरफ कभी नहीं जाएंगे। और वो एक एडिक्शन है। आजकल बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक चल रही हैं, स्टिंग और पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, उनकी लत लग जाती है। तो नशा है, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब हम अपने घर का खाना खाएंगे। और बाजार का जो चल रहा है, इसको हम बायकॉट करें। गांधी जी ने कहा था विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, क्योंकि उन्होंने जो इंडस्ट्री बना कपड़ा था, हमारे लोकल दस्तकारों का काम ठप कर दिया जी। तो हमें अपने लोकल दस्तकारों का, जब हम कपड़ा खरीदते हैं, अपने लोकल दर्जी से सिलवाते हैं, तो फील आता है कि मैंने पैसा किसको दिया? अपने लोकल दस्तकार, उसका परिवार चला। जब मैं बाजार से कमीज खरीदता हूँ किसी बड़ी ब्रांड की, तो मेरा पैसा कहाँ गया? किसी बड़ी कंपनी के पास, जिसका मालिक कहीं दूर बैठा है, तो मेरा उससे कोई फील नहीं आएगा। लेकिन जब मेरे गांव का दस्तकार, मेरे गांव का कुम्हार, मेरे गांव का तेल निकालने वाला, मसाले वाला, जब मेरा पैसा वहाँ जाएगा तो यूनिटी बनती है। और हिंदुस्तान का तो ये देखो दर्शन है, वसुधैव कुटुंबकम, धरती एक परिवार। हम तो पेड़ों से भी, पत्थरों से भी, नदियों से, तालाबों से सबकी पूजा करते हैं। तो इंसान तो कहीं से ऊपर है। मित्रों, मुझे ये लगता है कि आपको अपने अर्थव्यवस्था पे गहराई से सोचना होगा, अपनी चीज़ों को अपने आसपास देखना होगा, अपनी ज़रूरतों को सीमित नहीं करके असीमित करिए, पर एक उसका दायरा बनाइए कि हमें 1 गांव, 2 गांव, 5 गांव, कहीं हम पुरानी जजमानी व्यवस्था को जिंदा करें। जब हम धान लेकर बनिए की दुकान पे जाते थे और बदले में वहाँ से मुझे हल्दी और नमक मिल जाया करता था,
हम एक उसी कोई कपास देख के थान को कपास दिया करते थे और बदले में व्यापारी मुझे कपड़े का थान दिया करते थे। गांव के ही कोई दर्जी जो हैं उस वस्त्र को सिल देते थे और हम पहनकर बड़े फक्र से गांव के से दूर लगे हुए मेले को देखने जाते थे। अमेरिका के दबाव वाली नीति से बचना है तो आप अपने आसपास की चीज़ों का उपयोग करना सीखिए और ललित त्यागी जैसे व्यक्तियों को तलाशिए कि हमारे ललित त्यागी कौन है बगल में, उनसे सीखिए। और अगर आपको विस्तृत जानना हो तो आपके मेरे मार्गदर्शक के प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिखेगा, उसी स्क्रीन पे आप मुझे फ़ोन करिए, बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जी नमस्कार।